नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे खास परिणाम की बिहार के विधानसभा चुनाव और 7 राज्यों के 8 विधानसभा चुनाव की बात राजस्थान के अंता की भी हम कर रहे हैं। इसमें बिहार में एनडीए को बम्पर जीत मिली है और मुझे लगता है कि ये बड़ी ऐतिहासिक जीत इसे कही जा सकती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे कि खुद ने अपने पांवों पे कुल्हाड़ी भी मारी है गठबंधन ने, टिकट बंटवारे में काफ़ी डिले किया, कुछ ऐसी और भी चीज़ें रही जिनको लेकर के हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद है। भाजपा से हमारे साथ जयपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र जी हमारे साथ में हैं, विनीत बंसल साहब हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विनीत सर, आप ही के पास आना चाहूँगा सबसे पहले। तो बिहार की जीत बड़ी एक यूँ कहूँ कि सबको एक तरह से आश्चर्यचकित कर दिया कि इतनी बम्पर वोटिंग और बम्पर जीत। हालांकि देखिए इसमें कुछ मेहनत के पहलू भी हो सकते हैं, पर ये सोचा था कि हाँ महागठबंधन का इतना बुरा हाल होगा। अगर हम देखें तो मैं इसमें 3M का एक बहुत बड़ा योगदान मानता हूं जी। महिला वोटर के साथ साथ मोदी मैजिक, और तीसरा कहीं ना कहीं जो तीसरा M था वो जो मजदूर को मैं मान रहा हूं, जो पलायन करके वहां पहुंचे, पलायन वाले थे जो वहां पहुंचे और छठ के बाद रुके, ये फैक्टर नगण्य नहीं रहा। पहली चीज मोटी मोटी। दूसरा, राहुल का उदासीन होना चुनाव प्रचार में, और यात्रा 1300 किलोमीटर की निकालने के बाद ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी के कंधे पर ही पूरा गठबंधन महागठबंधन लड़ रहा है। और तेजस्वी जिस तरीके से अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करवाया उन्होंने जबरदस्ती, जबकि कांग्रेस नहीं चाह रही थी शुरू में करना, तो उसके बाद कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं किनारा कर लिया क्योंकि उनको वस्तुस्थिति पता थी। और उसके बाद तीसरा एम, अगर आप उसमें चौथा एम भी जोड़ें तो मैनेजमेंट में कहूंगा अमित शाह जी का, जिस तरीके से 56 रैलियां की और लगभग 100 कैंडिडेट्स को पर्चा वापस करवाया, और जो दल बदल था या जो भी कह सकते हैं कि भीतराघात होती उसको रोका। तो ये सारे मुख्य मोटे पहलू हैं। छोटे पहलू में आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे और पहलू हैं जहां मोदी जी ने अपनी रैलियों में आम आदमी को टच किया। जैसे कि एक घोषणा उन्होंने की कि हम मैथिली में एक सीता कॉरिडोर बनाएंगे, सीता मंदिर बनाएंगे, जैसे राम मंदिर बनाया। और बिहार में ये महिलाओं को कहीं ना कहीं टच करता है ये मुद्दा। उसके बाद जो 10,000 रुपए का जो फ्री भी था उसने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। जीविका दीदी जिसका नाम दिया। और साथ में नीतीश कुमार की बेदाग छवि, साथ में मोदी जी के बेदाग छवि के सामने लालू परिवार का जंगल राज और कहीं ना कहीं उसकी यादें वो नहीं चल पाई, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई फैक्टर ऐसे हैं जिसमें नुकसान रहा। सुशासन बनाम जंगल राज का जो एक नैरेटिव सेट किया गया वो बैठ गया। जीविका दीदी का 10,000 रुपए का जो एक कहा गया, अशोक गहलोत अपने कई बार स्टेटमेंट्स में भी इस बात का उल्लेख किया कि चुनाव के वक्त 10,000 रुपए के लालच है, सीधा वोटों को लालच देना है, तमाम बातें कही गई। तो वो एक मुझे लगता है कि कांग्रेस और महागठबंधन को इस बात का एहसास हो गया था कि ये एक बड़ा ट्रिगर वो है जो जिसको इन्होंने उठाया। कि चले उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं बिहार की जीत को? मैं इसको ये देख सकता हूँ योगेंद्र जी, एसआईआर का जिन्होंने विरोध किया, वोट चोरी का जो मामला किया, ये दोनों ऐसी बातें थी लोगों के गले नहीं बैठ पाई। इसके अलावा जो एनडीए ने ये 7 एक्सप्रेसवे, 10 एयरपोर्ट, इस प्रकार की जो विकास की बातें की ना, ये लोगों को लगा कि यदि ये आएंगे तो विकास होगा। तो जंगल राज बनाम सुशासन बाबू का जो चला, और फिर एनडीए ने इस बात को कहा कि देख ले अगर विकास की गंगा बहानी है तो आपको सरकार को वापस लाना होगा, नहीं तो फिर वही जंगल राज का सामना करना पड़ेगा। उसमें काफी हद तक सफल भी रहे जी। साथ में मतदाताओं को यह भी लगता था कि केंद्र में भी नीतीश के ही समर्थन की सरकार है, इसका हमें लाभ मिल सकता है। तो डबल इंजन की सरकार का भी इनको एक माहौल बनाने का एक लाभ मिला। और जैसे कि अभी मेरे साथी बता रहे थे कि उन्होंने ये तेजस्वी जी ने स्वयं अपने आप को कह दिया कि मैं सीएम, एक वीपीआई पार्टी के वो भी चलाया तेजस्वी का वादा। हाँ, इसके अलावा वीआईपी पार्टी वालों ने कह दिया कि हम डिप्टी सीएम है। अरे ये कहना चाहिए कि जो भी है ठीक है, हम जनता हमें चाहती है, लेकिन विधायक दल इसको चुनेगा जो बनेगा। इन्होंने पहले से बता दिया कि सब कुछ तय हो गया। जबकि नीतीश कुमार जी से जब पूछा गया कि आपका सीएम कौन होगा, तो उन्होंने कहा जनता तय करेगी, विधायक तय करेंगे, पार्टी तय करेगी, उसके बाद होगा। तो इन सब बातों का लगता है कि एक फायदा इनको मिला है। इसके अलावा जब इन्होंने एम की बात कही, मैं कहता हूं कि यहाँ डबल एंड नीतीश और नरेंद्र,
इन दोनों का भी एक बेनिफिट मिला है। लोगों को लग रहा था कि ऐसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए जिससे पहिया अलग अलग हो, एक आपने लगा दिया तांगे का पहिया और एक लगा दिया आपने बैलगाड़ी का पहिया, तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो जनता का जो फैसला है, महिलाओं को लुभाने की बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, इसको मैं लुभाने वाली बात इसलिए कह सकता हूँ, ये चुनावी घोषणा पत्र का भी एक भाग हो सकता है। हम जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, कोई भी आप लड़ने के लिए जाते हैं, तो वादे तो कुछ होते ही हैं। जनता से आप कहोगे हम यदि आए तो हम ये चीज देंगे, यानी चुनाव में कोई वादा करना, इसको लुभाने वाली बात नहीं कह सकते। वादे की क्रियान्वित कितनी होती है, ये बात की बात है। आपने वादे किए, ठीक है, वादे दोनों पार्टियों को करने चाहिए, दोनों किए जाएगी, लेकिन साथ साथ में उनकी क्रियान्विति कैसे होगी, जनता आपको देखेगी। आने वाले समय में 6 महीने 7 महीने बाद में आपके काम की समीक्षा होगी। तो ये सब बातें हैं, जनता के सामने फैसला आया है। अब जनता आपको देखेगी किस प्रकार से, बड़े उत्साह के साथ में आपको दिया है। मैं जहां तक मानता हूं, ये बीजेपी के कांग्रेस के दोनों अगल बगल बैठे मेरे, इनको भी ऐसी शायद उम्मीद नहीं होगी कि इतना बड़ा आएगा। हम मीडिया पर्सन भी ये मानते थे कि ठीक है, कुछ सीटों का मार्जिन रहेगा, जैसा होगा। मैं ये जो आए थे एग्जिट पोल, इनको भी थोड़ा बहुत मैं सहमत नहीं था, मैंने इतना थोड़ी होता है, मैं ये मानता था कि इतना। लेकिन जिस प्रकार से आजादी के, देश की आजादी के बाद चुनाव हुए, उसमें बिहार में 3 बार इतना बम्पर वोटिंग हुआ है और उसमें 2 बार सरकार बदली है। 1977 में जब बम्पर वोटिंग हुआ तो जनता पार्टी की कर्पूरी ठाकुर की इनकी सरकार आई। तो जब क्या है, तो ऐसा लग रहा था मुझे बम्पर वोटिंग, ये कहा जा रहा था कि बम्पर वोटिंग जो हुई है वो एक बदलाव देखना चाहती है, लेकिन अब ये बदलाव परिणाम इतना जबरदस्त, लेकिन ये बम्पर वोटिंग सरकार के पक्ष में होना एक चौंकाने वाली बात है। और ये चौंकाने वाली बात क्या है, कैसे इन्होंने, जनता ने कैसे विश्वास किया। चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। संदीप कलवानिया साहब हमारे साथ में हैं। कलवानिया साहब, बिहार के रिजल्ट को लेकर के क्या कहना है? गठबंधन की इतनी बुरी स्थिति होगी, ये मुझे लगता है विश्लेषकों ने भी नहीं सोचा था। बिहार का चुनाव निश्चित रूप से अप्रत्याशित है, जैसा हमने सोचा था उसके आशा से बिल्कुल विपरीत है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां जहां खामी रही है वहां हम उसमें दुरुस्त करेंगे, और गठबंधन में और पार्टी स्तर पे आगे कहां पर इसमें भरपाई हो सकती है उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। मगर ये निश्चित रूप से आप मान के चलें, जो वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे, जो युवाओं का पलायन था, वहाँ रोजगार की समस्या थी, बढ़ती बेरोजगारी है, तो हम इन मुद्दों को हम नहीं बुना पाए। जो SIR में जो चुनाव आयोग ने जो किया है उसकी भी काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने जो वोट काटे हैं जानबूझ के, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो कार्रवाई की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, तो उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है गठबंधन को। और आने वाले दिनों में हम इसमें और ज़्यादा कहाँ पर सुधार हो सकता है वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा। मगर जो भारतीय जनता पार्टी, आप देखें, जो डबल इंजन की जो सरकार है, अपने आप में जो बता रहे हैं, जो आज केंद्र में है वो आज बैसाखियों पे है। जो इनका 400 पार का नारा था वो नहीं हो पाया। आज भी ये नीतीश कुमार जी के वहाँ पर उसके सहारे से ये सरकार चला रहे हैं। तो आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा, वो समय समय के साथ सबके सामने आएगा। जी चलिए, अभी भी उम्मीद है कांग्रेस को कि कई बदलाव होंगे, अभी तो आप देखते जाइए आगे क्या होता है। लेकिन खैर चलिए, ये जनता का अपना मैंडेट है और उसी को स्वीकार भी करना चाहिए, स्वीकार राजनीतिक दल करते भी हैं। मैं जयपाल जी आपके पास में आना चाहूँगा। बिहार के चुनाव को लेकर के जाहिर सी बात है आप लोग गदगद हैं, कोई शब्द नहीं होंगे धन्यवाद के अलावा जनता का वहाँ पर, क्योंकि इतनी बम्पर वोटिंग के साथ साथ अक्सर ये माना जा रहा था कि बदलाव हो सकता है वहाँ पे। एक दिन पहले, यानी कि जब हम आज चर्चा कर रहे हैं परिणाम के दिन, इसके एक दिन पहले भी कुछ सुर बदल गए थे। लोग कह रहे थे कि वहां तेजस्वी भी आ सकता है। कि ऐसा क्यों? कि 9% का जो मार्जिन है वो अंडर करंट है, लेकिन वो अंडर करंट जो चला, मेरा अपना मानना है कि 10,000 का जो एक पासा जो दिया गया था जीविका दीदी, उसने महिलाओं के लिए बड़ा एक काम किया है। और फिर एक ये भी कहा गया कि भाई देखिए, अगर आपको विकास को कायम रखना है तो आपको वोट देना चाहिए। लेकिन यह हवा की बात नहीं थी, इसके लिए बूथ मैनेजमेंट से लेकर कार्यकर्ताओं की फौज भी लगाई गई होगी, कार्यकर्ताओं को जोड़ा भी होगा, धरातल पे चीजें भी उतारी होंगी, तो वो एक बड़ी बात है। तो क्या कहना अब आपका इस पे कि ये भरोसा था? देखिए, बिहार के अंदर जो 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी थी, जिस हिसाब से मैंने कल भी कहा था कि नीतीश जी को जिस हिसाब से महागठबंधन ने कहा है कि बीमार है, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, और तथाकथित आरजेडी के युवा नेता और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जिन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हैं, एटम बम लेके आ रहे हैं, कहां वो चलाएंगे एटम बम पता नहीं। चुनाव से दो महीने पहले उन्होंने जिस हिसाब का माहौल बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, आप देखिए वो बिहार की धरती माता सीता माता की धरती है, बुद्ध की धरती है। वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्या माता श्री को, जो आज दुनिया में नहीं, वहां से उनको गाली दी गई। और जिस हिसाब से वहां नैरेटिव बनाने की कोशिश की,
आप देखिए आज कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए तरस रही है, वहां पर खाता खोलने के लिए तरस रही है। वो बिहार की धरती ने उसका माकूल जवाब दिया। और 1995 से 2000 के बीच में जो जंगल राज था, एंटी इनकम्बेंसी आज तक उन तथाकथित युवा नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रही है। और 20 साल के शासन के बाद में भी इस प्रकार का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलना अपने आप में निश्चित रूप से ये उस शासन का जो नीतीश जी के नेतृत्व में वहां पर बिहार के डेवलपमेंट की, वहां के युवाओं को, महिलाओं को, वहां पे पिछड़ों को जो विश्वास उन्होंने दिलाया है, उसमें वहां के लोगों ने यकीन जताया है और एक अप्रत्याशित बहुमत मिला है। इसलिए तमाम बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि बार बार हम मन में है धैर्य, तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। बार बार छेड़िए ना भारत के स्वाभिमान को, वरना बाद में बहुत पछताओगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब गद्दारों के घरों में चील कौवे मंडराएंगे। जिन्होंने भारत के स्वाभिमान को, इस भारत भूमि के स्वाभिमान को ललकारा, आज उनको अस्तित्व के लिए तरसना पड़ रहा है बिहार की धरती में। नहीं तो भारत के स्वाभिमान को किसने ललकारा? आपका जो पंक्तियां हैं ये तो सीधी ये मुझे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने बड़े, मैं वही कह रहा हूं कि वो हाइड्रोजन बम कहां चलाना चाह रहे थे, वो परमाणु बम को कहां खतरा हुआ, एटम बम कहां चलाना चाह रहे थे, जो बार बार कह रहे थे कि एटम बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। सर वो एक विपक्ष का बम था, वो पाकिस्तान का बम तो था नहीं। नहीं, मैं वही कह रहा था, वो किसको डराना चाह रहे थे? आज वो हाइड्रोजन बम कहां है, वो किस पे चलाना चाह रहे थे? बार बार बिहार की धरती में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और मैं कह रहा हूं कि आप बार बार कह रहे हैं, उसी चीज को कह रहे हैं कि ईवीएम में ठुकरा, आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, आपने उसी ईवीएम, आपकी अंता के ठीक है और बिहार में आपकी ईवीएम खराब हो गई। तो आप कहना आप देश की किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करते, संसद पे विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, एजेंसी पे विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, तो ये भारत के अस्तित्व को ललकारना होगा ना। और बिहार की जनता ने उसका जवाब दिया। चलिए आप जो ललकार करें, जिसको आप कह रहे हैं वही जवाब दे सकते हैं इसका। तो संदीप जी, आप लोग देश के स्वाभिमान को ललकार रहे हैं, इस वजह से यही स्थितियां बनी। देखिए, तो झूठी राजनीति करते हैं, उसका तो आज अंता की जनता ने इनको परिणाम दिखा दिया है। इनका जो वास्तविक आईना है राजस्थान झूठ तो बिहार में बोला गया होगा आपके हिसाब से। अब मैं उनकी दूसरी बात का जवाब देना चाहूंगा, जो ये हाइड्रोजन बम और एटम बम की बात कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाए हैं और प्रमाणित आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पे। जिस प्रकार से उन्होंने वोटर लिस्ट में और वोटों की हेरफेर की है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को दुख नहीं होना चाहिए। मगर जब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण में आती है, तो निश्चित रूप से इनकी मिलीभगत इसमें साबित होती है। भारतीय जनता पार्टी को आने की बजाय निर्वाचन आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को वहां पर जवाब देना चाहिए। अभी जो हरियाणा में जो उन्होंने एक एक बताया कि जब 22-22 एक ही ब्राजील की मॉडल है, उसका 22 जगह एक ही बूथ पे नाम है, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये हम आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इनके दुरुपयोग करके ये सत्ता हथिया रही है। जो आज जो सत्ता में है, तो निश्चित रूप से हमारा पहले भी विजन यही चल रहा था कि वोट चोर से बनी हुई सरकार है और आने वाले दिनों में भी अगर कहां पर जो खामियां रही है, वोट चोरी से निश्चित रूप से एसआईआर में गड़बड़ की है इन्होंने और मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ की है, आज उसी का नतीजा है कि जो बिहार में जो अप्रत्याशित जो परिणाम है वो आए हैं। और आने वाले दिनों में हम उस पर भी विचार करके आपके सामने और देश की जनता के सामने रखेंगे। जैसे आप देखिए, हरियाणा में 25 लाख वोटों की इन्होंने चोरी की है और उसके आधार पर इन्होंने आज सत्ता हथियाई है। तो दूसरे राज्यों में भी इन्होंने, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया था। तो इसको निर्वाचन आयोग को स्पष्टीकरण करना चाहिए। जो हमारी मांग है कि वो उनके फुटेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए, वो नहीं उपलब्ध करा पा रहे। कभी निर्वाचन आयोग कह रहा है कि जिनके घर नहीं होते उनको 0 नंबर दिया जाता है, एक आदमी के 1 से ज्यादा वोट हो सकते हैं। अभी हमने दिखाया था चुनाव में कि यहाँ के इनके विधायक और एमपी जो अलग अलग जगह दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं, वो बिहार में भी वोट कर रहे हैं। तो ये वोट चोर नहीं है तो और क्या है, आप बताएं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क है और आने वाले दिनों में लेकिन इस चीज का भी हम खुलासा करेंगे। में वोट चोरी नहीं हुई फिर देखिए, अंता में जो वोट चोरी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे राजस्थान में हमारे नेता जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल में 52,000 से अधिक बीएलए हमने नियुक्त किए हैं। लेकिन गहलोत जी और वहां पर निश्चित रूप से वहां पर जो हमने इन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो वादे किए थे जनता से, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे युवाओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ हो, उन वादों से पूरी तरह से विफल है। अंता की जनता ने 2023 में विधायक चुना था कंवरपाल मीणा को, मगर इनको बताना चाहिए कि वो वहां पर आज उपचुनाव की स्थिति क्यों हुई। आप देखें कि वहां प्रमोद भाई जैन जिन जाति
से आते हैं, वहां पर वहां निर्णायक वोट नहीं है, मगर उनकी लोकप्रियता और उन्होंने जो 5 साल तक काम करवाए, पहले भी वहां पर ये जनप्रतिनिधि रहे, वहां के विधायक रहे, तो उनका सपोर्ट किया है। और अंता की जनता ने, आप देखिए उपचुनाव जो होता है, आज 2 साल के अंतराल में उपचुनाव हुआ है, तो जो शासन जो प्रदेश में चल रहा है, चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे भर्तियों की बात कर लें, चाहे स्कूलों की जो व्यवस्था है उसकी देख लें, चाहे बढ़ते अपराधों की व्यवस्था देख लें, तो निश्चित रूप से आज इनको आईना दिखा दिया। जो ये बड़े बड़े वादे कर रहे थे, मात्र अगर 120 वोट अगर निर्दलीय प्रत्याशी से नहीं आते तो आज तीसरे नंबर पे होते। तो यहां पर देखें इनकी कथनी और करनी में जो फर्क था, जो जनता से जो वादे किए थे, जो ये बिखरी हुई सरकार है जिसमें अफसरशाही हावी है, इनका जो मुख्य सचिव है प्रदेश का, वो यहां से उनकी रवानगी हो गई है। तो निश्चित रूप से ये कथनी और करनी की इनकी फर्क है, और ये पर्ची की सरकार है। आने वाले दिनों में आप देखना राजस्थान में बड़ा परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से पर्ची जो इनकी है वो बदलेगी। जी चलिए, आप इसी से उम्मीद कर रहे हैं। अभी मैं वापस रुक करना चाहूंगा हमारे विश्लेषकों का। उमेंद्र जी, क्या लगता है आपको, अगर हम अंता की बात करें तो अंता का रिजल्ट साफ है और प्रमोद जैन भाया वहां पे विजयी हासिल किए उन्होंने, तो यहाँ कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसपे बीजेपी को विचार करना होगा, क्योंकि काफी ताकत लगाई वहां पे। देखिए योगेंद्र जी, जीत हार के कई कारण होते हैं। यानी जैसे कि मेरे साथी कह रहे थे कि एक उपचुनाव, जब 5 उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस 1 जीत पाई थी, 4 बीजेपी ने जीते। तो ये देखो, ये चीजें हार जीत वाली बात नहीं है, इसमें सरकार को, पर्ची की सरकार को, ये बातें व्यर्थ की बात है। जब आप 4 सीटों में हारते हो तो सब पर्ची की सरकार बहुत अच्छी थी। आपको वोट चोरी की बात है, वोट डकैती का बात आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि डकैती सब बातें ऐसी है कि कई कारण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, कई प्रत्याशी का एक्टिव मैनेजमेंट, कई कारण होते हैं। तो मैं मानता हूं कि अंता में कई विशेष कारण रहे। मैं सीधे सीधा मानता हूं प्रत्याशी का नया होना भी हो सकता है, प्रत्याशी का क्षेत्र में कि जनता से ज्यादा संबंध नहीं होना भी हो सकता है, पार्टी की आंतरिक कोई व्यवस्था भी हो सकती है, पार्टी का मैनेजमेंट भी कुछ हो सकता है, जो भी चीजें। अब देखिए, हारना जितना जो था, अब तो इसके लिए तो बीजेपी को निर्णय लेना पड़ेगा, ये हार के क्या समीक्षा करते हैं, किनको दोषी मानते हैं, किनको क्या दंड देते हैं, ये उनके लिए निर्णय की बात है। लेकिन आम जनता ये देखती है कि भाई वहां की जनता ने जिस प्रकार के माहौल बना, जिस प्रकार से नरेश मीणा ने सीधा सीधा टारगेट भाया को किया, उन्होंने बीजेपी को कभी टारगेट नहीं किया, तो ऐसा लगा कि शायद ये नरेश मीणा का जो टारगेट किया, जिस प्रकार से आरोप बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव उसमें ये तो किसान का बेटा है, सीधा इससे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, इसको बुलाओ, मैं तो इससे लड़ूंगा, ये सब बातें क्या है। तो कभी कभी गालीबाजी, कभी कुछ किसी के लिए सहानुभूति बन जाती है। मुझे लगता है कि सहानुभूति के भी वोट उनको मिले, सहानुभूति भी एक कारण बन सकता है जीतने का। तो एक मैसेज ये चला गया है कि बीजेपी लड़ा रही है, बीजेपी लड़ा रही है, नुकसान भी हुआ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने किन कारणों की वजह से इन्होंने जो स्टार प्रचारक बनाए थे, उनमें से कईयों को भेजा ही नहीं, कई गए नहीं, कई बिहार में चले गए। ये तो इनकी आंतरिक व्यवस्था, इसका जवाब तो ये मेरे साथ ही दे सकते हैं बीजेपी वाले। लेकिन वो चीजें दिखाई देती। मोटी मोटी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा मानो, कोई कई प्रत्याशियों के नाम चले थे, उनमें कई ऐसे होते, मैं किसी नाम अब लेने की आवश्यकता नहीं, नाम में लेना उचित भी नहीं समझूंगा। चलिए, भाया का जैसा भी प्रभाव रहा होगा, लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे उनमें लगता था कि बिखराव है, लेकिन वो लोग पहुंच गए वहां पे और उन्होंने इंडिविजुअल काम किया, लेकिन रोड शो किए, प्रचार किया, उसका भी एक बेनिफिट उसको मिलता है। इसके अलावा देखिए, जो पहले जो कंवरलाल जी के थे, उनको मीणा समाज के वो एक मुश्त वोट मिले थे। अब के जैसे मैं मानता हूं मीणा के वोट 1-2% तो बीजेपी ने भी लिए होंगे, ज्यादा वोट नरेश मीणा ने भी लिए, कांग्रेस ने। तो जो वोटों का विभाजन भी कारण होता है, तो हार जीत का एक वजह नहीं हो सकती, एक व्यक्ति एक जिम्मेवार नहीं बना सकते, इसकी कई वजह होती है। कभी कभी क्या चुनाव से पहले क्या माहौल होता है, एक दिन पहले कोई ऐसी घटना हो जाती है कि सहानुभूति हो जाती है या उसके खिलाफ माहौल हो जाता है, तो कई चीजें होती है। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं कि प्रमोद जैन भाया वहां कई दफा से विधायक बने, वो इंडिपेंडेंट भी विधायक बन चुके हैं। तो व्यक्ति जिसकी आम लोग, उनको शायद ये भी मालूम होगा कि कौन से मकान की सिड्डी पे कौन व्यक्ति रहता है, इन सब बातों का ये लाभ मिलता है। अब यदि मानिए मोहर पाल जी पहली दफा आए, वो पंचायत लेवल पे उन्होंने काम किया, उन्हें मालूम ही नहीं होगा क्षेत्र में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ के जो मैं सीधी सीधी बात कर सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रबंधन जिस प्रकार करा और इलेक्शन मैनेजमेंट जिस प्रकार करा, उन सबको सोचने वाली बात है। यानी सीधी सीधी बात यह है, हम न इसको सरकार से जोड़ सकते हैं, न कांग्रेस की एकता को, स्थानीय कारणों को मैं जोड़ सकता हूं। अब कभी कभी क्या होता है कि कितने प्रकार के वोट आए, ये इन्होंने वोटों की व्यवस्था की कि नहीं की, इनके वोट का मैनेजमेंट कैसा रहा, वोट डलवा पाए कि नहीं पाए, कई कारण होंगे। अब ये सब कारण एक दिन में नहीं निकलेंगे। आज नतीजा आया, हम इनकी समीक्षा कर रहे हैं, आज करें कि ये नहीं, अब इसमें लंबा समय लगेगा। कुछ पार्टी भी सोचेगी, कुछ ये भी जीत के कारण बताएंगे, तब जाके इसका कंक्लूजन निकलेगा कि ये कारण थे।
तो अभी हमको देखा है कि बिल्कुल हार और जीत दोनों का एक, मुझे लगता है कि जीतने वाली पार्टी को भी इसकी समीक्षा करनी चाहिए और हारने वाली को और जीतने वाली को देखना चाहिए कि अगर आगे कभी ऐसा होता है तो हम कौन से फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे आगे बढ़े हो, और हारने वाले को कहीं लूज पॉइंट्स होते हैं तो उस पर जरूर गौर करना चाहिए। ये राजनीतिक दलों का अपना विशेषज्ञ अधिकार है, करे नहीं करे, लेकिन बातों में जरूर होती है, कमेटी बनेगी, ये चर्चा होगी, पता नहीं होती है कि नहीं होती। नेक्स्ट इलेक्शन पे चले जाते हैं। खैर चलिए, विनीत बंसल साहब हमारे साथ है। सर, अंता को लेके क्या मानना है आपका? देखिए, मैं वही बात अभी जो सर कह रहे थे कि अंता में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा का भीतरघात, जिस तरह से वसुंधरा जी का हाड़ौती में जो प्रभाव है उसको नजरअंदाज भाजपा कभी नहीं कर सकती, चाहे वो परोक्ष रूप से हो चाहे अपरोक्ष रूप से हो। मैडम खुद भी गई, अब वो कितने मन से गई, एक होता है मन से जाना और एक होता है कि सिर्फ शारीरिक हाजिरी लगाना। लेकिन उनके सन और दोनों बेटे तो उनके लगातार जिम्मेदारी संभाल रहे थे, मैडम भी वहां 5-6 दिन रही। लेकिन इसमें उम्मीदवार का चयन भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के कद्दावर नेता है, मंत्री भी रहे कैबिनेट, और उसके बावजूद उनका प्रभाव है, उन्होंने जो काम वहां किए। तो एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्शंस में सिर्फ उस समय का ही परफॉर्मेंस कार्ड नहीं देखा जाता, पुराना परफॉर्मेंस कार्ड भी चलता है उसके अंदर। और बहुत सी चीजें ये है कि उनके पास कितनी सहानुभूति है, उनका कोर वोटर कितना है, इस चीज को भापना भी जरूरी है। कई बार जो कोर वोटर होता है वो हिलता नहीं है, आप कितने भी चुनाव छोटा सा सवाल है सर आपसे यहाँ पे, मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा, इलेक्शन और दुर्घटनाएं। आपको लगता है कि वीआईपी मूवमेंट, उससे एक माहौल तो बन सकता है, प्रशासन एक्टिव हो सकता है, लेकिन वोट उससे डाइवर्ट नहीं होता है। नहीं होता। आज ऐसी स्थिति है जो मतदाता वहां खड़े होकर सुनते हैं, वो कहते हैं कि वोट नहीं देंगे हम इनको। क्यों? आप तो खड़े हो यहाँ पे, सुनने में क्या बुराई है? क्यों नहीं सुन सकते? सुनने आए लेकिन वोट नहीं देंगे, मुंह पे कह के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इलेक्शन प्रबंधन की चीजों को बदलना चाहिए। पहले एक गांव में सभा करने आते थे बड़े नेता और सुनते, अच्छा इतना बड़ा नेता है, उससे बड़ा नेता आएगा तो और चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा। अब मेरा को मानने की धरातली कार्यकर्ताओं की आवश्यकता ज्यादा है बजाय नेताओं के। वही है, कितनी टीम एक्टिव है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, किसी भी कैंडिडेट को जिताने में वहां की लोकल टीम कितना मन से साथ है। कई बार मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, अगर उसको उम्मीदवार पसंद नहीं होता है या थोप दिया जाता है, तो भी वो बेमन से काम करते हैं और उसका नुकसान उस पूरी पार्टी को, पार्टी की साख को उठाना पड़ता है। कहीं ना कहीं अंत में भी आपको ग्राउंड लेवल पर कितने कार्यकर्ता लगे, उसका क्या आउटपुट था, क्या वो प्रबंधन सही हो पाया कि नहीं हो पाया। आरएसएस का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, कहीं पर भी आरएसएस, जहां बीजेपी है तो जहां भाई है वहां पिता है वाला खेल है, तो वो दोनों साथ ही चलते हैं, छाया और उसका वो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो लोकल कार्यकर्ता है वो मुझे लगता है उदासीन थे, और कहीं ना कहीं कैंडिडेट का चुनाव और ऊपर से भाजपा की अंदरूनी कलह, ये 2-3 मुख्य मुद्दे हैं। और जो ऐसे सर ने कहा था कि नरेश मीणा जी का वहां पहुंचना और उसके बाद ये लगना कि ये बीजेपी के बी टीम के ही साथ है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक सहानुभूति प्रमोद जैन भाया को मिली होगी, क्योंकि 15,000 वोटों का अंतर ये कोई कम अंतर नहीं है एक विधानसभा में। और जब तक उपचुनाव होते हैं तो उसमें उतनी वोटिंग नहीं होती है जैसी हम मुख्य चुनावों में देखा करते हैं। तो ये वोट मोबिलाइजेशन या वोटर मोबिलाइजेशन का खेल था, जो शायद बीजेपी सही तरीके से नहीं कर पाई। बिल्कुल। खैर, ये तो कई सारी चीजें होंगी जिनके ऊपर पार्टियां हैं अपने तरीके से वो चर्चा करेंगी। मैं 30-30 सेकंड में आप लोगों से जानना चाहूंगा, अंता को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा इतना सा निवेदन है कि ये लगभग 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में 7 जो बाई इलेक्शन हुए हैं, 8 शायद ये 7 पहले हुए, जिसमें 4 सीटें कांग्रेस के पास थी और उन 4 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। और लगभग 2 साल के दौरान 80 चुनाव हुए, 80 चुनाव में 60 से ज्यादा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसलिए आप ये नहीं कहना, हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की फितरत ये है, जनादेश को स्वीकार करते हैं, जो जनता ने आदेश दिया वो शर्माते हैं। हम अपना विश्लेषण करेंगे, कभी भी किसी एजेंसी को, ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन को ब्लेम नहीं करते हैं। हम स्वीकार करते हैं जो हमारी कमियां रही है उनको ठीक करेंगे, लेकिन निवेदन करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से कि वो तय कर ले कि बिहार में आपकी ठीक नहीं थी, यहां ठीक थी। इस प्रकार का ढुलमुल आपका जो युवराज है लगभग सेंचुरी, हार की सेंचुरी बनाने की तरफ बढ़ रहा है। चलिए संदीप जी, आपसे मैं जवाब चाहना हूं, अंता को लेकर के क्या कहेंगे आप, क्योंकि आरोप तो कई लग रहे हैं आप पे भी। अंता को लेकर जो इन्होंने आरोप लगाए थे हमारे प्रत्याशी पर, वो झूठे साबित हुए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होती है वोट की। आज वोट के चोट से इनको जवाब दे दिया है और जो भी आरोप थे उनको जनता ने खारिज कर दिए। वहां के लोकप्रिय उम्मीदवार और लोकप्रिय प्रत्याशी, वहां के विधायक आज प्रमोद भाई जैन चुने गए हैं। आने वाले दिनों में आप देखना, पर्ची की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। 2028 का संदीप जी, एक छोटी सी बड़ी मेरी जिज्ञासा आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है कि अंता में तो जनता ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल तमाम चीजों खारिज कर दिया, बिहार पे खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग?
देखिए, बिहार का बताया ना मैंने कि जो गठबंधन में जो खामी रही है उस पर हम समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों में उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगा और निश्चित रूप से जो खामी रही है उनको उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ेंगे और वहां पर कहाँ कहाँ अगर एसआईआर का कितना प्रभाव पड़ा है, स्थानीय मुद्दों को हम कहाँ तक उनको टच कर पाए हैं, कौन सी खामी रही है हमने, तो उन पे सब पे मंथन किया जाएगा और समीक्षा की जाएगी। उसके बाद में संगठन में देखें हार जीत होती रहती है और नया परिवर्तन भी हमेशा होता रहता है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जहां आने वाले जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है उनके हिसाब से भी हम तैयारी करें। चलिए संदीप जी, बिल्कुल संदीप वकील हैं, लेकिन वकील नहीं, पूरे खांटी नेता भी बन गए हैं। ये पूरी तरह से एक नपातुला बयान देते हैं और बिल्कुल सटीक है। खैर चलिए, देखिए चुनाव का पर्व होता है, लोकतंत्र का पर्व, डेमोक्रेटिक फेस्टिवल होता है, हार जीत से जब चलता रहता है और राजनीतिक दल हर तरह का स्वाद चखे हुए होते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि आज जीत गए, कल हार गए, कल जीतते हैं फिर हारते हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। चुनाव बनाए इसी तरह से है। खैर, जो जीते उन्हें बधाई और जो हारे हैं वो लोग अपनी मेहनत करें, आगे बढ़ें। केवल ये आखिरी पड़ाव या आखिरी चुनाव नहीं होता है, बहुत सारे जीवन में मौके मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।